हेलो दोस्तों, हमारे चैनल घर घर की कहानियाँ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है मायके की अमीरी छोड़ पति के प्यार में गरीब ससुराल में बहू बनकर आई। अरे अरे अरे, संभाल कर लाना, दरवाज़ा थोड़ा छोटा है। चांदनी ने एक एंटीक भारी भरकम मेज कुर्सी उठाकर कमरे में लाते हुए 3 लेबरों से कहा। कमरा बहुत बड़ा नहीं था, एक साधारण सा नव दंपति का कमरा जैसा होता है ठीक वैसा ही था। एक तरफ पलंग पड़ा था, एक तरफ एक छोटी सी श्रृंगार मेज रखी थी, दूसरी ओर पुराने चलन के कपड़े रखने वाली लोहे की अलमारी खड़ी थी। एक किनारे खिड़की के पास ही थोड़ी जगह शेष थी। चांदनी ने उसी स्थान की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा, बस बस वहीं रख दो इसे, संभाल कर। लेबरों ने मेज कुर्सी उसकी बताई जगह पर रख दी। चांदनी ने उन्हें उनका मेहनताना दिया, फिर वे वहाँ से चले गए। चांदनी कमरे में अकेले रह गई। उसने एक ठंडी सांस लेकर उस कुर्सी मेज पर दृष्टि डाली, फिर अपने कमरे को देखा। कैसे बेमेल लग रहे हैं दोनों। एक बिल्कुल निम्न मध्य वर्गीय कमरे में एक राजसी कुर्सी मेज का जोड़ा, दोनों में कोई साम्य ही नहीं था। कमरे का हर सामान जैसे उसके आगे अपने को हीन अनुभव करने लगा हो। चांदनी उठकर उस कुर्सी मेज के पास पहुंची। उसने कुर्सी की नक्काशी पर बड़े प्रेम से हाथ फिराया। बहुत ही बारीक और कलात्मक नक्काशी की गई थी। उसके उभरे हुए एक एक बेल बूटे का उतार चढ़ाव उसे याद है। न मालूम कितनी बार अपनी कला की पुस्तिका में उसने इसी की आकृति उकेरी थी और सदा अच्छे अंक पाए थे। मेज की लकड़ी की चमक उसकी मजबूती और स्वास्थ्य का पता दे रही थी। चांदनी ने मन ही मन अनुमान लगाया, कम से कम 100 साल पुरानी कुर्सी होगी यह। गहरे कत्थई रंग की मजबूत शीशम की लकड़ी की बनी ये कुर्सी मेज उसकी दादिमा की निशानी है। बचपन से ही उसे इसी कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ना पसंद था। अपनी दादी को इस कुर्सी से हटाकर वह खुद बैठ जाती थी। तब दादी बगल के सोफे पर बैठकर उसके लिए स्वेटर बुना करती थीं। जब वह बहुत छोटी थी तब इसी पर सिर टिकाए टिकाए सो भी जाती थी। उसकी दादी हंसकर कहती थीं, तेरे दहेज में यही कुर्सी मेज बांध दूंगी तुझे। और देखो, हंसी में कही गई बात वास्तव में सच ही हो गई। 4 भाई बहनों में अकेले उसे ही यह कुर्सी मेज मिली, वह भी इसीलिए क्योंकि उसका दादी से और इस कुर्सी मेज से अत्यधिक लगाव था। बाकी सारे भाई बहनों को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिला, पर उसे तो धिक्कार के साथ बस ये कुर्सी मेज भिजवा दी गई थी। बस अब मायके से मिले स्त्री धन के नाम पर यही शीशम की कुर्सी मेज उसकी अभिभावक थी। न माँ का आंचल मिलना था अब, और न ही पिता की गोद। बस सारे दुख सुख उसे इसी कुर्सी मेज पर बैठकर काटने थे। चांदनी अचानक जैसे खुद को बहुत शक्तिहीन अनुभव करने लगी। उसके पैरों से जैसे किसी ने सारा बल खींच लिया हो। वह खड़ी न रह सकी, धम से उसी कुर्सी पर बैठ गई और मेज पर उसने अपना सिर टिका लिया। एक क्षण के लिए उसे लगा जैसे उसने वास्तव में किसी अभिभावक की गोद में सिर रखकर आत्मसमर्पण कर दिया हो। कितना मुश्किल था पिता का घर छोड़ना। पिता भी पिता से अधिक ठाकुर प्रताप सिंह थे, जिनकी आन बान शान ही उनके लिए सब कुछ थी। पिता के कहे अंतिम शब्द आज भी उसके कानों में गूंजते हैं। अपनी मर्जी से शादी कर रही हो उस दूसरी जाति के लड़के से, जो कभी हमारे यहाँ 20,000 रुपये माह पर नौकरी करता था। पलट कर इस घर में वापस पाँव मत रखना अब। हमारे लिए आज से तुम मर गई। कहाँ राशि धनी ठाकुर परिवार में पली बढ़ी चांदनी और कहाँ यह निम्न मध्य वर्गीय परिवार। रमन के प्रेम में पड़कर उसने विवाह करके कहीं गलत निर्णय तो नहीं ले लिया। निभा तो पाएगी ना। कहीं वह इस परिवार में ऐसे ही बेमेल ना लगने लगे जैसे ये राशि मेज कुर्सी इस कमरे में कहीं खप ही नहीं पा रही। अभी थोड़े ही दिन हुए हैं उसके विवाह को, पर उसे इस परिवार में खुद का असंगत लगना शुरू हो चुका था। दरवाजे पर गृह प्रवेश के लिए आरती उतारती सास अपनी बहू के रूप पर रीझ कर बलैया लिए जा रही थीं।
वहीं आस पड़ोस की सब पड़ोसिनें और बच्चे उसे कौतूहल से देखे जा रहे थे। अंत में पड़ोस वाली चाची, जो एक हाथ से आंचल मुंह में दबाए आश्चर्य से उसका मुंह ताके जा रही थीं, बोल ही पड़ी, बहू तो परी जैसी ले आए हो लल्ला, पर अब इसके लिए परी महल खड़ा करना पड़ेगा। तुम्हारी खाट के खटमल देख लेना, इसका अधिक खून न पिए। उनका इतना कहना था कि पास पड़ोस में एक ठहाका गूंज उठा। चल चल, ज़्यादा खींचे ना निपोर, अधिक चिंता है तो एक पलंग तू ही उपहार में दे दे। अब बहू अगर परी है तो अपनी जादू की छड़ी भी लाई होगी, खुद ही बना लेगी अपना परिस्तान। उसकी सास ने बात को बनाया और उसे अंदर पैर धरने को कहा। पैर अंदर धरा तो उसने पाया एक तरफ फर्श का सीमेंट उखड़ा हुआ है। उसका गोरा चिकना सुंदर पैर काले उखड़े टूटे फूटे फर्श पर रखते ही मैला हो गया। अपने घर में कभी उसने संगमरमर के अतिरिक्त कोई अन्य प्रकार का फर्श देखा ही न था। इसके बाद नित नए अनुभव उसके सामने आते गए। हल्की स्टील के सस्ते कहीं कहीं से दबे पिच के बर्तनों में खाना खाने से उसे अच्छे से अच्छे भोजन में भी तृप्ति न मिलती थी। खाने पीने की चीज़ों में भी वह क्वालिटी नहीं थी। सुबह चाय के साथ पड़ोस के हलवाई से मंगवाई हुई सस्ती सी दाल मोठ और बिस्कुट आ जाते थे, जो उसके गले से नीचे न उतरते थे। बाथरूम सबका एक ही था। वहाँ एक सस्ता सा साबुन नहाने के लिए रखा रहता था। अपने घर में तो वह विदेशी ब्रांड के साबुन से नहाती थी, पर अब जो होना था हो चुका। अब एक नए जीवन की शुरुआत है। उस घर के दरवाजे तो उसके लिए सदा के लिए बंद ही हो चुके हैं। कुछ रास्तों पर बढ़ने के बाद ही पता चलता है कि वे मात्र जाने के लिए बने थे, लौटकर आने के लिए उसमें कोई संभावना नहीं होती। जब वह रमन का हाथ थामकर अपने मायके की गलियां छोड़ आई थी, तब उसने यह नहीं सोचा था कि वो गलियां अब सदा के लिए पराई हो जाएंगी। अब तो रमन के प्रेम के साथ उसे अपने इसी छोटे से घर को सजाना है, संवारना है। ससुराल की आर्थिक तंगी में ही उसे संतोष व सुख के धन को जोड़ जोड़ कर रखना है। यह उसके पिया का घर है और वह रानी है इसी घर की। चांदनी की आंखों में आंसू झिलमिला उठे। माँ, पिता, भाई, भाभी, बहन सबके चेहरे उसके मन में बारी बारी से झलक रहे थे। क्या अपनी मर्जी से विवाह करना इतना बड़ा पाप था कि बस इसी कारण से पिता का स्नेह सिमट कर शून्य हो गया? माँ की आंखों के लाल लाल डोरे उसे बरबस याद आने लगे। जब अंतिम घड़ी आ गई थी और वह हवेली के फाटक पर खड़ी अपना सूटकेस लिए जाने के लिए पैर बढ़ाने वाली थी, पिता ने तो अंतिम बार पैर छूने का मौका तक नहीं दिया। जैसे ही वह और रमन पैर छूने चले, उन्होंने पैर पीछे हटा लिए। पर माँ की आंखों से तो अश्रुओं का बांध टूट गया था। रोती हुई माँ का विदा में उठा हाथ कितनी देर तक हिलता रहा था। उसने मोटरसाइकिल के पीछे बैठे बैठे तब तक देखा था जब तक वह दृश्य उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया था। पर अब जो डोर टूट चुकी तो टूट गई। बाहर अंधेरा घिर आया था। चांदनी अभी भी मेज पर सिर टिकाई थी। अतीत में विचरते विचरते आप कितने पीछे समय में चले जाते हो, कुछ पता नहीं चलता। चांदनी की आंखों के नीचे काजल की लकीरें फैल गई थीं। मन का सारा अंधकार जैसे उसकी आंखों के नीचे ही जम गया हो। आधे घंटे तक मानो वह एक अंधेरे थिएटर में बैठी रही थी, जहां उसका मन एक कुशल निर्देशक की तरह उसे उसके अतीत का चलचित्र दिखाया जा रहा था। फिर चांदनी ने मन ही मन कुछ निर्णय लिया। उसने उठकर कमरे की बत्ती जलाई। पूरे कमरे में प्रकाश जगमगा गया। एक बार फिर वही छोटा कमरा और उससे तनिक भी मेल न खाती हुई कुर्सी मेज का जोड़ा मुंह चढ़ाते हुए दृष्टि के सामने आकर जम गया। अब क्या करोगी चांदनी? उसने अपने आंसू पोंछ डाले। रमन के आने का समय हो रहा था। सामने रखी कपड़ों की अलमारी को चांदनी ने खोला। सबसे ऊपर के खाने में वह चादर तकिया के गिलाफ रखा करती थी। वहीं से उसने कुछ पुरानी और थोड़ा कम प्रयोग में आने वाली 2 चादरें निकाली। एक उसने कुर्सी पर डाल दी और दूसरी को उसने फैलाकर मेज को ढक दिया। कुर्सी मेज के शीशम की ठसक, उसकी राशि चमक, उसका नक्काशीदार अभिमानी सौंदर्य, उसका श्रेष्ठता का भाव, उसका मूल्यवान होने का दर्प, सब कुछ उन चादरों के आवरण के नीचे ढक चुका था।
अब कुर्सी मेज उसके मध्यवर्गीय कमरे के पूरी तरह मेल खा रही थी। अब कोई नहीं कह सकता था कि यह टाट की पट्टी में लाल मखमल का पैबंद है। तभी रमन लौट आया था। चांदनी कुर्सी मेज की ओर ही मुंह किए खड़ी थी, अभी भी उसी ओर ताक रही थी। कमरे में घुसते ही रमन की सबसे पहली दृष्टि किनारे रखी कुर्सी मेज पर ठहर गई। फिर उसने चांदनी को लक्ष्य करके कहा, अरे वाह लेक्चरर साहिबा, आपने अपने पढ़ने लिखने के लिए कुर्सी मेज का इंतजाम भी कर लिया। यह उसने चहकते हुए कहा। उसे पता था चांदनी बिना कुर्सी मेज के कुछ पढ़ लिख ही नहीं पाती है। वह कुर्सी मेज लाने का मन बना ही रहा था। उसने सोचा था कि किसी दिन वह चांदनी को अचानक से उपहार देकर अचंभित कर देगा, पर यहाँ तो चांदनी ने ही उसे सरप्राइज दे दिया। रमन उसके बिल्कुल निकट आकर खड़ा हो गया और कुर्सी मेज को चांदनी के साथ ही खड़े होकर देखने लगा। चांदनी ने उधर से अपनी दृष्टि उठाई और पति की आंखों में देखा, फिर बोली, हाँ जी पति महोदय, जैसे राजा बिन सिंहासन अधूरा होता है ना, वैसे ही एक अध्यापक बिन पढ़ने लिखने वाली एक कुर्सी मेज के अधूरा होता है। यही आज से मेरा सिंहासन है। अच्छा जी, मतलब आप नाइट लैंप जलाकर यहाँ देर रात पढ़ा करेंगी और मैं वहाँ पलंग पर करवटें बदल बदल कर आपकी प्रतीक्षा करूँगा। रमन ने अपना बैग एक कोने में फेंका और शरारत के साथ उसको अपनी बाहों में ले लिया। चांदनी मुस्कुराई। ये सब तो पहले सोचना था ना, अब रिसर्च का काम होता ही इतना जटिल है, मैं क्या करूं? जानता हूं भाई। और इस पर यह चादर क्यों डाल रखी है? हटाओ जरा देखूं तो इसकी क्वालिटी। और रमन ने चादर हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर चांदनी ने उसका हाथ रोक लिया। क्या हुआ? रमन ने पूछा। आपको बताया था ना, दादी की एक कुर्सी मेज थी जो मुझे बहुत प्रिय थी। हाँ जानता हूँ, बहुत बार देखा है उसे मैंने तुम्हारे घर पर। यह भी देखा था कि तुम उस पर बैठी पढ़ती रहती थीं मोटी मोटी किताबें। रमन के स्वर में अभी भी विनोद झलक रहा था। पिताजी ने भिजवाई है। चांदनी के स्वर में विषाद का भाव उतर आया था। ओह! रमन को जैसे ही बात समझ में आई वह गंभीर हो गया। फिर बोला, तो इस पर चादर क्यों डाल दी? यह तो ऐसे ही बड़ी सुंदर दिखती थी। क्या ठाठ थे इसके तुम्हारे घर में? हटा दो ना चादर। नहीं, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। चांदनी भावुक होकर रमन के गले लग गई। मुझे अब आपके साथ ही अपने जीवन को सुंदर बनाना है। मैं अपने अतीत पर चादर डाल आई हूँ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल घर घर की कहानियाँ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।